चला था। यस राजेश, कल कुछ रीजंस की वजह से जो हमारी क्लास है वो 5 बजे ना होके शाम को 8 बजे हुई थी, आप शायद नहीं जुड़ पाए थे। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें और फिर अगली क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। चलिए, कल हमारी क्लास शाम को 8 बजे थी कुछ रीजंस की वजह से, बाकी अब आज से हमारी क्लास रेगुलर शाम को इसी टाइम रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम डिस्कस कर रहे थे आपके जो यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में, और संघीय कार्यपालिका का जो पहला टॉपिक था राष्ट्रपति, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कशन की थी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है, तमाम चीज़ें कल की क्लास में हमने समझने की कोशिश की है। आज हम स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महाअभियोग। हम समझेंगे इम्पीचमेंट के बारे में कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस प्रकार से लाया जा सकता है, महाअभियोग क्या होता है, तमाम चीज़ें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं महाअभियोग या फिर इम्पीचमेंट के बारे में। तो देखिए, महाअभियोग या फिर इम्पीचमेंट का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में किया गया है। और महाअभियोग का मतलब ये होता है कि अगर आपके जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति संविधान के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से जो हटाने की प्रोसेस या प्रक्रिया है उसी को महाअभियोग या इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस प्रक्रिया का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में किया गया है। अब हम समझते हैं कि ये महाअभियोग का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से काम करता है। तो आइए, तो देखिए, महाअभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो इम्पीचमेंट का जो आपका प्रस्ताव है, जो मोशन है, वो संसद के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। दूसरी बात, ये जो महाअभियोग का प्रस्ताव है वो लाने से पहले जो आपके राष्ट्रपति है, जो आपके रूलिंग राष्ट्रपति है, उनको महाअभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले, 14 डेज पहले उनको इसकी सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तीसरी इसके लिए जो आपकी अनिवार्य शर्त है वो ये है कि महाअभियोग का प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जा रहा है उस सदन के मिनिमम 1/4 मेंबर है वो उसके समर्थन में होने चाहिए। प्रस्तावक के रूप में आपके 1/4 मेंबर मतलब 25% लोग हैं वो इसके समर्थन में होने चाहिए कि हाँ, ये राष्ट्रपति है वो संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव है वो लाया जाना चाहिए। तो ये आपकी दूसरी शर्त है महाअभियोग प्रस्ताव लाने के रिगार्डिंग। अब देखिए, जिस सदन में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए, महाअभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। अब फॉर एग्जांपल संसद के किसी भी सदन में महाअभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, तो महाअभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने पर उस सदन के जो टोटल मेंबर है उनके 2/3 मेंबर का इसमें समर्थन होना ज़रूरी है। अगर उस सदन में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया और उस सदन के टोटल 2/3 सदस्य 2/3 मेंबर ने अगर उस महाअभियोग के जो प्रस्ताव को पारित कर दिया तो उसके बाद में इस प्रस्ताव को संसद के दूसरे सदन में भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले इसको राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा के जो 2/3 मेंबर है, 2/3 सदस्य हैं, उन्होंने इस जो आपके इम्पीचमेंट मोशन है उसको पारित कर दिया 2/3 बहुमत से, फिर इसको दूसरे सदन में, संसद के दूसरे सदन में, यहाँ राज्यसभा की बात की थी हमने, अब इसको लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा इस महाअभियोग प्रस्ताव या फिर इम्पीचमेंट मोशन की अच्छे से जांच करेगी कि क्या ये वाकई में सही बात है कि इस राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए। और जांच करने के बाद में अगर संसद के दूसरे सदन के द्वारा भी 2/3 बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से उस प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया जाता है तो उसी दिन से जो आपके कार्यरत राष्ट्रपति है, जो आपके वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है।
तो ये है आपका इम्पीचमेंट मोशन की प्रोसेस। किस प्रकार से संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, क्या होता है आखिरकार महाभियोग प्रस्ताव, ये तमाम चीज़ें हमने इस टॉपिक में समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। यस राजेश। यस राजेश, देखिए आप जो बाकी बातें हैं उनके बारे में निश्चिंत रहे कि सर हम क्या पढ़े, हम वही पढ़ रहे हैं जो आपके नेट जेआरएफ के लिए ज़रूरी है। हमारा मेन पर्पज़ यहाँ हमारी जो क्लासेज है वो केवल और केवल नेट जेआरएफ के लिए ही चलती है, जिसमें हमारा विशेष जो उद्देश्य है वो जेआरएफ के लिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, आप इन पे अच्छे से फोकस कीजिए, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी। यस विद्यार्थी, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है राजेश, आप मुझे बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से आप शेयर कीजिए। क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता दीजिए। यस देखिए, बुक के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़्यादा अलग अलग बुक्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बुक्स को अच्छे से पढ़िए, एक ही बुक को बार बार पढ़िए, उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा निश्चित रूप से। तो जो हमारे नोट्स है, इन नोट्स को आप अच्छे से पढ़िए। अगर इनमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, उनको जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपके ऐप पे अपडेट कर देंगे, तो वहाँ से आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। समझ में? ओके ठीक है राजेश, फिलहाल आप इन चीज़ों को समझिए। बाकी आपकी कोई भी व्यक्तिगत जो जीवन में परेशानियां है, प्रॉब्लम है नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें बता सकते हैं पर्सनली। हमारे ऐप पे जो कमेंट सेक्शन का जो ऑप्शन है वहाँ पे भी आप अपने मैसेज है वो हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे महाभियोग या इम्पीचमेंट के बारे में डिस्कस किया है कि महाभियोग क्या है। तो हमने समझा है कि जो राष्ट्रपति अगर संविधान के नियमों या कानूनों के अकॉर्डिंग अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको उनकी पोस्ट से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस महाभियोग का प्रोविज़न आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में किया गया है। फिर हमने समझा कि महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग को किस प्रकार से संसद में लाया जाता है। तो इसमें हमने ये समझा कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है, जो इम्पीचमेंट मोशन है, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे आपके लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। दूसरी बात इसके लिए ज़रूरी यह है कि महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले, 14 डेज पहले जो आपके वर्किंग प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, जिनको हटाने के लिए ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, उनको सूचना देना ज़रूरी है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तीसरी ज़रूरी बात कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के जब किसी भी सदन में लाया जाता है तो उसके लिए 1/4 मेंबर, मतलब 25% लोग हैं वो प्रस्तावक के रूप में एग्री होने चाहिए, जिनका समर्थन होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति विशेष है, वो संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो इनके खिलाफ महाभियोग लाने में हम समर्थन करते हैं। अगली बात हमने ये समझी कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है तो उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा विशेष बहुमत के साथ इस महाभियोग प्रस्ताव को पारित करना ज़रूरी होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले राज्यसभा में ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, आपका इम्पीचमेंट मोशन, तो यहाँ के अगर राज्यसभा के कुल सदस्यों के अगर 2/3 सदस्य हैं, वो अगर इसको विशेष बहुमत के साथ अगर इस महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो फिर इस प्रस्ताव को संसद के दूसरे सदन यानी कि लोकसभा में भेजा जाएगा, और लोकसभा में भी अगर इसकी जांच पड़ताल करने के बाद में इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो उसी दिन से उस राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी और उसी दिन से वो राष्ट्रपति अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। यह है आपका महाभियोग प्रस्ताव, इम्पीचमेंट मोशन। ओके ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए आपके इम्पीचमेंट मोशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाभियोग प्रस्ताव है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब जो इम्पीचमेंट मोशन है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से आपकी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो पूर्ण न्याय
कंप्लीट जो जस्टिस करने का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति विशेष है वो नियमों या कानूनों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, कोई अपराध करता है तो उसको पनिश करने का काम करती है। तो वो कंप्लीट जो जस्टिस का काम है वो आपकी जुडिशरी करती है। किंतु इस इम्पीचमेंट वाली जो प्रोसेस है, महाभियोग की प्रोसेस है, इसमें आपकी जो संसद है, संसद भी न्याय देने का काम कर रही है, संसद भी दंड देने का काम कर रही है। जो राष्ट्रपति संविधान के नियमों या कानूनों के अनुसार काम नहीं कर रहा है उसको उसकी पोस्ट से हटा करके उसको दंडित करने का काम कर रही है। तो यह भी एक प्रकार से आपके जुडिशरी की तरह इस प्रोसेस में काम कर रही है। इसीलिए इस महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या फिर क्वासी जुडिशियल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो जब कोई संस्था या फिर कोई बॉडी है वो न्यायपालिका के जैसे न्याय देने का काम या फिर किसी व्यक्ति विशेष को दंड देने का काम करती है तो उस कंडीशन में उस संस्था को आपके अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है। और इस वाली कंडीशन में आपके संसद काम कर रही है ये, इसीलिए इस महाभियोग के कारण और इस महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। आइए आगे हम समझते हैं। देखिए, महाभियोग का जो ये आपका प्रस्ताव है, इस महाभियोग के प्रस्ताव को लाने के लिए संसद के जो आपके निर्वाचित सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। किंतु जैसा कि पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था, आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के जो मनोनीत सदस्य है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसमें आपके जो स्टेट असेंबलीज है, राज्य विधानसभाएं, उनके निर्वाचित सदस्य और आपकी जो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। किंतु आपके जब राष्ट्रपति को हटाने की ये प्रोसेस है, महाभियोग प्रक्रिया, इसमें आपके राज्य विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है तब उसमें कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और जब राष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से हटाया जाता है तब कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ये ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें आप याद रखें। एक बार वापस हम समझते हैं। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें आपके संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा जो आपकी स्टेट असेंबली, जो राज्य विधानसभाएं हैं, वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और उस कंडीशन में आपके जो मनोनीत सदस्य है, जैसे कि राज्यसभा में आपके 12 मेंबर है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इस प्रकार के तमाम जो मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। किंतु जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस लाई जाती है, जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस कंडीशन में आपके जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस वाली प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते और इसमें मनोनीत सदस्य है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य हैं वो उनके चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस छोटे से डिफरेंस को आप सभी विद्यार्थी याद रखें, निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब महाभियोग के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी है कि अभी तक अपने देश में जो प्रेसिडेंट है उनमें से किसी के खिलाफ भी जो इम्पीचमेंट मोशन या महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। मतलब यह है कि तमाम जो राष्ट्रपति है वो संविधान के नियमों या कानूनों के अनुसार अभी तक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी ज़रूरत फिलहाल नहीं पड़ी। अब हम समझते हैं, हमने महाभियोग की तमाम जो डिस्कशन है उसको अच्छे से समझा। अब दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके जो रूलिंग प्रेसिडेंट है, सपोज वो किसी कंडीशन की वजह से अपने पोस्ट पे काम नहीं कर पा रहे, वो किसी कारणवश, अगर वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर वो लीव्स पे हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति की जगह कौन से व्यक्ति है वो उनकी पोस्ट के लिए काम करेंगे। तो देखिए, पहला ये है कि अगर राष्ट्रपति अपने काम को करने में असमर्थ है, वो किसी कारणवश अपनी पोस्ट पे नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट, जो आपके उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे। दूसरा, अगर मान ले कि जो आपके उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट है वो भी अगर अवेलेबल नहीं है,
तो उनकी जगह फिर उस कंडीशन में जो आपके सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, उनकी पोस्ट को संभालेंगे। अब तीसरी कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल सपोज कि जो आपके सीजेआई है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? तो उस कंडीशन में जो आपके सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो आपके वरिष्ठतम सदस्य है सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति की पोस्ट को संभालेंगे। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर किसी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पे नहीं है तो उस कंडीशन में कौन काम उनकी जगह कौन काम करेंगे। उस कंडीशन में सबसे पहले वरीयता दी जाएगी आपके जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति की पोस्ट में काम करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में। तो ये वाली हमने चीज़ें समझी है कि अगर राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पे नहीं है किसी भी रीजंस की वजह से, फॉर एग्जांपल उनकी किसी कारणवश वो लीव्स पे है, किसी कारणवश उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनकी अब्सेंस में ये तमाम लोग हैं वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 है उसमें कुछ विशेष प्रोविजंस किए गए हैं, कुछ विशेष बातें कही गई है आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो देखिए उसमें यह कहा गया है कि अगर आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के कुछ टाइम बाद में जब जो आपके सर्वोच्च न्यायालय है, आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके द्वारा अगर उनके इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया जाता है या फिर इलीगल मान लिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपके उपराष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने जो अपनी पोस्ट पे तमाम कार्य किए थे देश के लिए, उन सभी कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा, उनको इलीगल नहीं माना जाएगा, वो कार्य उसी कंडीशन में कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोविजन आर्टिकल 71 में किया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के रिगार्डिंग। इसमें पहली बात ये कही गई है कि जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई शंका हो जाए, तो उस कंडीशन में जो फाइनल डिसीजन लेने का काम है वो आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो करेगा। और दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनके इलेक्शन को अवैध डिक्लेयर कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलीगल मान लिया जाता है, तो उस कंडीशन में उनके द्वारा जो उनकी पोस्ट पे काम किए गए थे, जो देश के लिए उन जो तमाम कार्यक्रम हैं, उनको इलीगल या अवैध नहीं माना जाएगा। ये दो बातें आर्टिकल 71 में कही गई है आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रिगार्डिंग। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक में। यस राजेश, उपराष्ट्रपति के बाद में आएंगे आपके सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपके उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो उस कंडीशन में ये राष्ट्रपति की पोस्ट को संभालेंगे, राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज है, जो सबसे ज़्यादा एज के जो वरिष्ठतम सदस्य है सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, उनकी पोस्ट को संभालेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें हम समझेंगे कि देश के राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी पावर्स है। तो उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कार्यपालिका शक्तियाँ या फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए कार्यपालिका शक्तियाँ ये होती है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति विशेष की कौन कौन से व्यक्तियों की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, और कौन कौन से कानूनों को राष्ट्रपति लागू करता है। तो किसी कानून या फिर किसी नियम को लागू करने के रिगार्डिंग जो राष्ट्रपति के पास पावर्स है, और किसी व्यक्ति विशेष किसी राजनीतिक पोस्ट के जो
नेता है, प्रधानमंत्री है, उनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो राष्ट्रपति के पास पावर्स है, उन तमाम पावर्स को एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यपालिका शक्तियाँ कहा जाता है। उन्हीं के रिगार्डिंग हम इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पावर्स है जो इसमें दी गई है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कही गई है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 है, उसमें कहा गया है कि जो देश की संपूर्ण जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जो कार्यपालिका शक्ति है पूरे देश की, वो आपके प्रेसिडेंट के पास रहेगी, राष्ट्रपति में निहित रहेगी। ये वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 में कही गई है, जबकि 52 में ये कहा गया है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, जो ऑलरेडी पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगला इसमें कहा गया है कि जो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति करेंगे, ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी। अगली बात इसमें यह कही गई है कि जो तमाम जो मंत्री लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी जो आपके देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस व्यक्ति विशेष को ये इस विभाग का मंत्री बनाया जाना चाहिए, इसको इस विभाग का मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो उनकी एडवाइस के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति विशेष को मंत्री पद पे नियुक्त करते हैं। तो ये दो चीज़ें कि प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, और जो मंत्री लोग हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर। तीसरी बात इसमें यह कही गई है तीसरी बात इसमें आपके जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कार्यपालिका शक्तियाँ, उसमें ये कही गई है कि जो आपके तमाम जो मिनिस्टर्स लोग हैं, जो सभी मंत्री हैं देश के, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। ये वाली बात आपके आर्टिकल 75 के क्लोज सेकंड में कही गई है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की दया याचना के अनुसार। मतलब जब चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से किसी भी मंत्री को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो इसमें हमने ये समझा कि सभी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा या फिर दया पर अपने पोस्ट पर बने रहते हैं। ये वाला प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के क्लोज सेकंड में किया गया है। अगली बात इसमें ये कही गई है कि जो आपके देश के राष्ट्रपति है वो सभी मंत्री लोग हैं, उनको अपनी पोस्ट और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो यह भी उनकी एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण पावर है। इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के क्लोज 4 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के जो तमाम मंत्री लोग हैं उनकी पोस्ट की जो शपथ है और उनको गोपनीयता की शपथ है वो देश के राष्ट्रपति दिलाएंगे। पोस्ट की शपथ का मतलब तो यही होता है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं इस पोस्ट की शपथ लेता हूँ मंत्री के रूप में। और गोपनीयता का मतलब है कि कुछ ऐसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, इनसे संबंधित कुछ ऐसी बातें होती है जो मंत्री विशेष तक ही सीमित रखी जाती है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। उनके रिगार्डिंग जो शपथ दिलाई जाती है उसे कहा जाता है गोपनीयता की शपथ, जो कि सभी मंत्रियों को दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह भी राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है। अगली बात है कि जो भारत सरकार के सभी कार्य हैं, जैसे कि आपके अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ये तमाम कार्य भारत सरकार के भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो ये भी भारत के राष्ट्रपति की एक एग्जीक्यूटिव पावर है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर भारत सरकार के तमाम कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौता किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है भारत के राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर है या फिर जो कार्यपालिका से रिलेटेड पावर से उनके रिगार्डिंग। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार वापस समझते हैं। हमने इस टॉपिक में ये डिस्कस किया है कि जो देश के राष्ट्रपति है उनके पास देश के कानूनों को लागू करने और देश के जो
मंत्री या फिर प्रधानमंत्री है उनको नियुक्त करने के रिगार्डिंग जो पावर्स दी गई है उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स या फिर कार्यपालिका शक्तियों के नाम से जाना जाता है। अब इनमें से कौन कौन सी पावर्स है, तो सबसे पहले हमने समझा कि जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति करने की पावर है वो देश के राष्ट्रपति के पास है। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि जो देश के तमाम मिनिस्टर लोग हैं उनकी नियुक्ति भी देश के राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की एडवाइस पर। तीसरा हमने ये समझा कि जो मंत्री लोग हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अगर चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को अपने पोस्ट से हटा सकते हैं। अगली बात हमने ये डिस्कस की थी इसमें कि आपके जो राष्ट्रपति है उन्हीं के नाम पर देश के तमाम जो कार्य है भारत सरकार के, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ये तमाम कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो ये भी भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस एग्जीक्यूटिव पावर वाले टॉपिक में समझने की कोशिश की है। आगे हम समझते हैं, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पोस्ट है जिनकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें सबसे पहला, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है और जो मिनिस्टर वगैरह है, जो अन्य मंत्री वगैरह है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा है भारत के जो महान्यायवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महान्यायवादी भारत सरकार के जो लीगल एडवाइज़र या फिर कानूनी सलाहकार होते हैं, जो भारत सरकार के तमाम कानूनों से संबंधित सलाह देने का काम करते हैं। तो इनकी नियुक्ति भी जो भारत के राष्ट्रपति है वो करने का काम करते हैं। अगली बात है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको के नाम से जाना जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होते हैं? ये भारत सरकार के पास जितने भी जो विभिन्न टैक्सेस से जो पैसे आते हैं, जो पैसे खर्च किए जाते हैं, उन सभी पैसों का हिसाब किताब रखने का काम है वो आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, और इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगली पोस्ट है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, जो आपके मेन इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। उनकी नियुक्ति भी भारत सरकार के जो भारत के राष्ट्रपति है उनके द्वारा की जाती है। और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो देश के जो तमाम, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के जो लोकसभा राज्यसभा सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों की इलेक्शन का काम करवाने का जिम्मा इनके भरोसे रहता है। ये इलेक्शन करवाने का काम करते हैं। अगला है आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, जो आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि तमाम जो बड़े स्तर के अधिकारी है, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सभी बड़े स्तर के ऑफिसर की नियुक्ति करने का काम करवाते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। तो इस बॉडी के जो मेन हेड है, अध्यक्ष है, और तमाम जो अन्य सदस्य उनको नियुक्त करने का काम भी भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट करते हैं। अगले हैं आपके अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग, आपके शेड्यूल ट्राइब कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन और आपके बैकवर्ड क्लास कमीशन। इन सभी कमीशन के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उन सब की नियुक्ति करने का काम भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हम समझते हैं कि ये जो अनुसूचित जाति आयोग के जो सदस्य हैं वो अनुसूचित जाति के लोगों के विकास की रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपने का काम करते हैं, जिससे उन जातियों के लोगों के विकास को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सके। उसी प्रकार से जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, यह भी अनुसूचित जनजाति के जो तमाम सदस्य हैं, लोग हैं, उनकी पहचान करते हैं और उनके विकास के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं, जिससे उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़, नीतियाँ बनाई जा सके। उसी प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, यह भी जो आपके बैकवर्ड क्लासेज या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों की पहचान करते हैं और उनके बारे में रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा संसद में पेश किया जाता है।
और उस पर उन लोगों के डेवलपमेंट या उनके विकास के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ये तमाम जो आपके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करने का काम करते हैं। अगला है आपके केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि आपके दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, इन तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रशासक जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार से जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला है आपका जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, जो अलग अलग स्टेट के जो गवर्नर्स है उनकी नियुक्ति करने का काम भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने ये समझने की कोशिश की है कि जो कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है, कौन कौन से मेंबर्स है जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इनमें तमाम हमने ये चीज़ें देखी है, जैसे प्रधानमंत्री, अन्य जो आपके मिनिस्टर्स है, फिर उसके बाद में हमने देखा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर देखा आपके के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, फिर हमने इसमें देखा जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के सदस्य उनकी नियुक्ति, फिर हमने देखा जो आपके विभिन्न राज्यों के गवर्नर्स है उनकी नियुक्ति, फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो आपके यूटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक है, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उम्मीद है ये वाली चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ तक कि डिस्कशन में अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। जो भी हो, अगर आपको डाउट है या फिर क्लियर है तो आप क्लियर कमेंट करें। ओके, ठीक है विद्यार्थी, अच्छा है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। आइए आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, आपकी राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो हमने पहले के टॉपिक में समझा है राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियाँ थी उनके बारे में। अब हम समझेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ या फिर लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग जो पावर्स है उनके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं विधायी शक्तियाँ क्या है। देखिए, विधायी शक्तियों का मतलब है कि देश की संसद के द्वारा बनाए गए जो तमाम कानून हैं, उन कानूनों के रिगार्डिंग अगर राष्ट्रपति को कोई पावर है, देश की संसद के रिगार्डिंग राष्ट्रपति को कोई पावर है, तो उन सभी पावर्स को विधायी शक्तियाँ या फिर आपके लेजिस्लेटिव पावर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी पावर्स है वो हम डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये है कि यदि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक भी सदन है या फिर दोनों सदन है वो सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भारत के राष्ट्रपति है वो कानून बनाने के लिए अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये वाला प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में किया गया है। ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब ये है कि जिस प्रकार से संसद के सदस्य मिलकर के देश के लिए कानून बनाते हैं, उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास एक ऐसी कंडीशन जिसमें
संसद का कोई भी सत्र है वो नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के पास भी देश के लिए कानून बनाने की जो पावर होती है, उस पावर को अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकते हैं और देश के लिए कानून बना सकते हैं, अगर संसद का कोई भी सत्र है वो सेशन ना हो। दूसरा बात यह है कि राष्ट्रपति जो संसद के सत्र है या फिर सेशन है, अगर किसी नए ईयर में कोई पहला सेशन हो रहा है तब, और दूसरा अगर कोई इलेक्शन हुआ है तो उसके फर्स्ट सेशन में, दो कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, उनको उद्बोधित करते हैं, स्पीच देते हैं संसद के रिगार्डिंग। तो ये भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स है। सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई नया ईयर चल रहा है, नए साल की शुरुआत हुई है, तो उस कंडीशन में जब फर्स्ट टाइम संसद के सेशन होते हैं, और दूसरी कंडीशन जब इलेक्शन हुए हो तो उस टाइम जो पहला सेशन होता है, इन दोनों कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के तमाम लोगों को एक साथ संबोधित करते हैं, उनको संसद के रिगार्डिंग स्पीच देने का काम करते हैं। तो ये भी उनकी लेजिस्लेटिव या फिर विधायी शक्ति है। तीसरा बात यह है आपकी विधायी शक्तियों के रिगार्डिंग कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन या फिर पूर्व अनुमति के बिना सदन में पेश नहीं किए जा सकते हैं। तो यह भी कानून बनाने के रिगार्डिंग राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण पावर है कि कुछ ऐसे जो बिल है या फिर ऐसे जो विधेयक है उनको सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से बिल है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला ये है, किसी राज्य के नाम में चेंज करना है, या फिर किसी नए राज्य का गठन करना है, या फिर किसी राज्य की बाउंड्री में चेंज करना है, उसकी सीमा में चेंज करना है, तो उसके लिए जो बिल लाया जाएगा उस बिल को सबसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। दूसरा बिल है आपका धन विधेयक। धन विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो आपके तमाम टैक्स लगाने, किसी देश के टैक्स को ख़त्म करने, इनके बारे में जो प्रोविजंस करते हैं, ऐसे बिल को आपके मनी बिल या फिर धन विधेयक के नाम से जाना जाता है। और इस धन विधेयक का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो ऐसा अगर विधेयक, धन विधेयक भी अगर संसद में पेश किया जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन या फिर प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। अगला है आपका तीसरा टाइप का जो बिल है वो है कि ऐसे बिल जो भारत की संचित निधि में से धन निकालने के लिए संसद में पेश किए जाते हैं, तो ऐसे बिल के लिए भी भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अब ये आपकी संचित निधि क्या होती है? संचित निधि, जिसको इंग्लिश में कंसोलिडेट फंड के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें देश के तमाम जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस से जो देश के सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो डिसइन्वेस्टमेंट, देश की सरकार की प्रॉपर्टीज बेचने के कारण जो सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, उन सभी पैसों को जिस फंड में रखा जाता है उस फंड को कंसोलिडेटेड फंड या फिर संचित निधि के नाम से जाना जाता है। और इस फंड में से अगर संसद को पैसे निकालने हैं तो उसके लिए जो बिल लाया जाएगा संसद में, उस बिल के लिए भी आपके राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन या फिर पूर्व अनुमति की ज़रूरत होगी। तो ये तीन ऐसे बिल हैं जिनको सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है। तो ये भी राष्ट्रपति की आपकी विधायी शक्ति है, आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स में शामिल की जाती है। आगे हम समझते हैं तो ये तमाम चीज़ें हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के रिगार्डिंग समझी है कि कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं संसद में कानून बनाने या संसद में बिल पेश करने की रिगार्डिंग जो पावर्स है उनको विधायी शक्तियाँ या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स के नाम से जाना जाता है। उसमें हमने समझा
सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की थी, जैसे कि हमने समझा कि अगर संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वे सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है और देश के लिए कानून नहीं बना पा रहे, तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति है वो ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके देश के लिए कानून बना सकते हैं। ये वाली पावर हमने समझी। दूसरा हमने ये समझा कि अगर किसी नए ईयर का जो पहला सेशन होता है और दूसरा जब देश में नए नए आपके इलेक्शन होते हैं, तो उस इलेक्शन के बाद में जो पहला सेशन होता है संसद के सदनों का, तो उनके बाद में जो भारत के राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुला करके उनको संबोधित कर सकते हैं, उनको संसद के रिगार्डिंग जो स्पीच देते हैं वो वाली पावर हमने डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनको सदन में पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत होती है। उसमें हमने समझा कि कोई नए स्टेट का नाम चेंज करना है, नए स्टेट का गठन करना है या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री में चेंज करना है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई बिल लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन की नीड होगी। फिर दूसरा हमने मनी बिल या धन विधेयक के बारे में समझा, अगर इसको सदन में पेश करना होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन की ज़रूरत होगी। और तीसरा हमने समझा कि अगर संचित निधि में से धन निकालने के लिए कोई बिल लाया जाएगा तो उसके लिए भी भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या प्रायर परमिशन की ज़रूरत होगी। तो ये हमने आपकी विधायी शक्तियाँ या फिर राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में समझा है। आगे हम समझते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है आपका अध्यादेश की शक्ति। जो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो राष्ट्रपति के पास पावर्स होती है, उस पावर के बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 में किया गया है। अब हम इसमें यह समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके रिगार्डिंग भारत के राष्ट्रपति है वो ऑर्डिनेंस बिल या फिर अध्यादेश बिल जारी करके देश के लिए कानून बना सकते हैं। तो वो आपके पहला है संघ सूची। जो आपकी यूनियन लिस्ट में जो आपके तमाम सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग कानून है वो अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति बना सकते हैं। दूसरा है आपकी समवर्ती सूची। जिसको आपके कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी कानून बनाना है तो राष्ट्रपति उसके लिए अध्यादेश या ऑर्डिनेंस बिल जारी करके कानून बना सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कारणवश देश के किसी हिस्से में अगर राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर देश के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो उस कंडीशन में उस राज्य की जो स्टेट लिस्ट या फिर राज्य सूची है, उस स्टेट लिस्ट में जो जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूड है उनके रिगार्डिंग भी अगर कानून बनाना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस बिल जारी करके कानून बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने ऑर्डिनेंस बिल या फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश की पावर्स के रिगार्डिंग समझी है। अब हम ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें समझते हैं। तो देखिए, सदन की बैठक के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन जरूरी होता है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है, जब सदन का कोई भी सत्र है वो चालू नहीं था, सदन का कोई भी सेशन नहीं था, उस कंडीशन में अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दिया गया और उस अध्यादेश के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किंतु जब कोई संसद का कोई हाउस है, कोई सदन है वो सेशन में आ जाए या फिर संसद के दोनों सदन है वो सत्र में आ जाए, तो उस टाइम या उस कंडीशन में जो आपके 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह के टाइम पीरियड के अंदर अंदर
संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस को या फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश को समर्थन मिलना जरूरी होता है, नहीं तो फिर जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस जारी किया था कानून बनाने के लिए, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये वाली इम्पोर्टेंट बात कि जब संसद के दोनों सदन है वो सेशन में आ जाए तो उस टाइम या उस कंडीशन में 6 सप्ताह के अंदर अंदर 6 वीक्स के अंदर अंदर दोनों सदनों से परमिशन मिलना ज़रूरी है उस अध्यादेश को, अन्यथा फिर वो अध्यादेश है वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। और दूसरी अध्यादेश के रिगार्डिंग, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग स्पेशल बात यह है कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति ने इमरजेंसी में कानून, देश के लिए कानून बनाने के लिए जारी किया है, वो ऑर्डिनेंस मैक्सिमम आपके 6 महीने तथा 6 सप्ताह तक चल सकता है। मतलब कि 7.5 महीने तक कोई भी राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है तो वो 7.5 महीने की टाइम पीरियड तक चल सकता है। उससे राष्ट्रपति उस पावर से देश के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश के रिगार्डिंग डिस्कस की है, जिसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 में किया गया था। यस राजेश, अनुमोदन का मतलब होता है अनुमोदन। जैसे देखिए, प्रस्तावक और अनुमोदक हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति विशेष को भारत का राष्ट्रपति बनाना है, तो उस कंडीशन में संसद के जो दोनों सदन हैं वहाँ से ऐसे 50 लोगों की ज़रूरत होगी जो ये सपोर्ट करते हैं कि इस व्यक्ति विशेष को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। उनकी इस बात का जो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उन लोगों को प्रस्तावक कहा जाता है। तो ये 50 ज़रूरी होते हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए। और अनुमोदक वो होते हैं जो इन 50 लोगों की बात का वापस सपोर्ट करते हैं। जिन 50 लोगों ने पहले सपोर्ट किया था किसी व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए, उन्हीं 50 लोगों का बाद में और अन्य 50 लोग अगर सपोर्ट करते हैं कि ये व्यक्ति सही बोल रहे हैं, 50 लोग, हम भी इनका सपोर्ट करते हैं और इस व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, तो प्रस्तावक लोगों का सपोर्ट करने के लिए जो अन्य लोग होते हैं संसद में, उनको अनुमोदक के नाम से जाना जाता है। ये भी 50 होते हैं। तो उम्मीद है राजेश आप समझे होंगे प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में। ये वाली डिस्कशन क्लास जो पिछली क्लास थी उसमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं अच्छे से, तो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप अच्छे से सुनिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट है वो रखवाई जाती है, उनके बारे में हम समझते हैं। कुछ रिपोर्ट्स है जो राष्ट्रपति संसद के अंदर रखवाते हैं, वो कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रपति के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट है। जो देश का बजट है जो ये बताता है कि देश का कितना पैसा कहाँ खर्च होना है, कौन सी स्कीम में कितना पैसा जाना है। तो ये जो बजट है उसको भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाया जाता है, और इसको संसद में लाने का, रखने का काम कौन करते हैं, वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्री इसको रखते हैं। रखवाने का काम कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, और रखते कौन है, वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री। दूसरा है आपके वित्त आयोग की सिफारिशें, जो आपका फाइनेंस कमीशन है। वित्त आयोग वित्त आयोग या फिर फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में प्रोविज़न किया गया है कि देश के लिए एक वित्त आयोग होगा, फाइनेंस कमीशन होगा, और इस फाइनेंस कमीशन का काम होगा देश में जितने भी टैक्सेस से पैसे आ रहे हैं, भारत सरकार के पास जितने भी पैसे हैं, उन पैसों को कौन से स्टेट को कितने पैसे देने हैं, कौन से स्टेट को कितने कम पैसे देने हैं, कितने ज़्यादा देने हैं, ये सारी रिकमेंडेशंस, ये सारी सिफारिशें जो की जाती है वो आपके वित्त आयोग के द्वारा की जाती है, और इन सभी सिफारिशों को संसद में रखवाने का काम वो राष्ट्रपति करते हैं। तो दूसरी बात है, वित्त आयोग की सिफारिशों को
संसद में रखवाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा है आपका संघ लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े स्तर के जो अधिकारी है उनका एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो काम करती है। इस बॉडी की जो तमाम सिफारिशें है उनको भी संसद में रखवाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की जो आयोग की जो रिपोर्टें हैं, जो आपकी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन और जो आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इन सभी कमीशंस की जो रिपोर्ट है उसको भी संसद में रखवाने का काम आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगली है आपकी भाषा आयोग की रिपोर्ट, जो माइनॉरिटी से रिलेटेड तमाम जो लैंग्वेजेस है उनके रिगार्डिंग भी कुछ रिपोर्ट्स है वो रखवाने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ हमने समझा है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ समझी हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसका वापस रिवीजन करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। तो आइए हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्लास की शुरुआत की थी आपके महाभियोग। महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट के बारे में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी। हमने समझा महाभियोग क्या होता है, फिर हमने ये समझा कि महाभियोग किस प्रकार से संसद में लाया जाता है और महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने मेंबर्स की परमिशन की ज़रूरत होती है। तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी महाभियोग वाले टॉपिक के रिगार्डिंग, इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग। अगला हमने समझा महाभियोग के बाद में जो दूसरा अपना टॉपिक था आज का, वो था कार्यपालिका शक्तियाँ या फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसमें हमने समझा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका से रिलेटेड कौन कौन सी शक्तियां है, किसी कानून को एग्जीक्यूट करने के रिगार्डिंग कौन कौन सी पावर्स है। उनमें हमने तमाम पावर्स के बारे में डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्री, जो आपके महान्यायवादी, केग, इन सब की नियुक्ति करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वाले टॉपिक में डिस्कस की थी। अगला हमने तीसरा जो टॉपिक है वो हमने समझा था आपके विधायी शक्तियाँ या फिर आपके लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऐसी पावर्स है जो राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, कानून बनाने के रिगार्डिंग पावर्स देती है, किसी व्यक्ति विशेष किसी विधेयक को संसद में पेश करने के रिगार्डिंग पावर देती है। तो इन्हीं पावर्स को लेजिस्लेटिव पावर्स या फिर विधायी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने ये समझा कि किसी राज्य की बाउंड्री में चेंज करना है, किसी स्टेट के नाम में चेंज करना है, किसी नए स्टेट का निर्माण करना है, तो ये वाले विधेयक लाने के लिए, धन विधेयक अगर लाना है, मनी बिल है उसको लाना है, तो तमाम विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत होती है। फिर हमने ये भी समझा कि अगर किसी कंडीशन में जो संसद के दोनों हाउसेज है, जो दोनों सदन है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, वो सेशन में नहीं है, तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति है वो अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस जारी करके देश के लिए जिस प्रकार से संसद कानून बनाती है उसी प्रकार से देश के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये वाली पावर्स हमने समझी। फिर हमने डिटेल से आपके अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस के बारे में समझा। हमने समझा ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसा कि अभी पहले मैंने डिस्कस किया ऑर्डिनेंस क्या होता है। देश के राष्ट्रपति को जो संसद के समान कानून बनाने की जो पावर्स है वो होती है ऑर्डिनेंस। फिर हमने क्या समझा, फिर हमने लास्ट में ये समझा आपके कि कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स है जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाई जाती है। तो उन तमाम रिपोर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के आयोगों की जो कमीशंस की रिपोर्ट है, जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट है। इन तमाम रिपोर्टों के बारे में फिर हमने समझा जो आपका संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी की जो रिपोर्ट्स है,
ये तमाम रिपोर्टों के बारे में हमने समझा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर संसद में रखवाने का काम करते हैं। फिर एक विशेष बात हमने समझा कि जो देश का बजट है उस बजट को भी संसद में रखवाने का काम है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, किंतु जमीनी स्तर पर इसको संसद में भारत के वित्त मंत्री जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा रखा जाता है। तो आज की क्लास में ये तमाम डिस्कशन हमने की है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी है आज की क्लास के रिगार्डिंग, तो आप अगली क्लास में मेरे से जो शुरुआती 2 मिनट है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और एक बार ये राजेश आपका कमेंट है, चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ।